डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है बायो एनर्जेटिक्स, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में और लाइट के बारे में, और फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इस हवाले से। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम आज इस अपने टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले है लाइट एंड डिफरेंट लाइट रेस, इसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स जो है, उसके बाद फिर डिफरेंट लाइट वेवलेंथ्स आ जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास टाइप्स ऑफ फिर क्लोरोफाइल्स, मतलब ये ज़रा यहाँ पर ज़रा एक दफ़ा रिपीट हो गया। चले खैर, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है पिगमेंट्स के हवाले से, पिगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पर आप देखें लाइट एंड लाइट रेज। सबसे पहले मैंने आपके सामने हाइडिंग रखी है। तो कह रहे हैं सनलाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब क्या है कि जो सूरज की रोशनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास वो सन है। तो प्लांट्स उसका वाहिद ज़रिया है जो सन की एनर्जी को, यानी लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, हमारे अर्थ पर लेकर आते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज के अंदर। और वो जो प्रोसेस है जो इस सारे काम को सरअंजाम देता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आगे कहते हैं ओनली 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज अब्जॉर्ब्ड, द रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। यानी कहने का मतलब यह है कि पौधे को अपनी ज़रूरत के लिए जस्ट 1% लाइट चाहिए। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि जस्ट 1% लाइट जो है वो प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूरज की रोशनी पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर जो है वो अपने वापस जो है वो वापस जा रही है। ठीक है, जो 1% लाइट होगी वो लीफ अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। जो बाकी लाइट होगी ये वो इससे क्या हो जाएगी, इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी यूँ दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को अपना प्रोसेस चलाने के लिए जस्ट 1% लाइट चाहिए, बाकी 99% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, बाकी एक और बात, सबसे एक बहुत अहम बात जो अब हम इसमें आज के टॉपिक में हम समझेंगे और उसको कवर करेंगे, वो अगर आप यहाँ पर देखें, द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली अब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, बट आर आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। यानी जो लाइट रेज पड़ती हैं अब आपको यहाँ पर लाइट रेज के बारे में टॉपिक में नहीं बताया गया, आपको तो सिंपली जस्ट ये कहा गया जी सनलाइट 1% लीव्स के ऊपर पड़ती है, वो अब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी 99% रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो लाइट रेज की बात कर रहा है और फिर साथ में आगे वो बात कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ। तो लाइट रेज कहाँ से आ गई? सबसे पहला तो सवाल ये है, लाइट रेज का पता चलेगा तो वेवलेंथ की समझ में आएगी ना। चले हम इसको भी आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है कि जी ये डिफरेंट तरीके से अब्जॉर्ब भी नहीं की जाती, बल्कि इनका जो असर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, कि इनका जो असर होता है ना वो फोटोसिंथेसिस में वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है ब्लू एंड रेड लाइट कैरीज आउट मोर फोटोसिंथेसिस, कि जो नीले और सुर्ख रंग की जो रोशनी होती है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। अब सवाल पैदा होता है कि जैसे मैं फिर से रिपीट करूँगा आपके सामने कि सनलाइट, तो मतलब सनलाइट को वाइट लाइट भी कह सकते हैं, ब्राइट लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, या डे लाइट भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है सनलाइट तो हमें सिर्फ एक ही कलर की नज़र आती है, उसमें तो कोई और कलर्स हमें नज़र ही नहीं आते। तो वो लाइट रेज की बात कर रहा है और डिफरेंट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो और फिर आगे बाद में कह रहा है कि जी रेड और ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिव होती है। तो इस पॉइंट को हमें क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये क्या माजरा है। आइए इसको ज़रा देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट लिख रखा है। रिमेंबर, याद रखो कि लाइट आर सनलाइट आल्सो कॉल्ड वाइट लाइट। सूरज की रोशनी को आप सनलाइट भी कह लें या वाइट लाइट भी कहते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और, सनलाइट रेज कंटेन 7 कलर्स लाइट रेज दैट इज पैक्ड इनसाइड द वाइट लाइट। कहने का मतलब यह है कि जो सूरज की रोशनी आती है यानी सनलाइट है या वाइट लाइट है, जो बज़ाहिर हमें वाइट लाइट नज़र आती है या डे लाइट नज़र आती है सूरज की रोशनी, ठीक है ना, असल में इस रोशनी के अंदर जो है वो 7 कलर्स की रोशनियाँ और होती हैं। 7 लाइट रेज से मिलकर ये एक वाइट लाइट बनती है, यानी 7 कलर्स मिलकर एक वाइट लाइट बनाती है। यानी ये आप यूँ कह सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है ये बेसिकली 7 रोशनियों का मजमुआ होता है जो मिलकर एक
लाइट बनाते हैं, एक आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप होने के बाद एक सिंगल लाइट की शक्ल में अपीयर होते हैं। लेकिन इस लाइट रे के अंदर 7 कलर के लाइट रेज होती हैं, 7 कलर के लाइट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट कलर के फोटॉन्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा क्लियर? अब इसकी मिसाल ले लें कि जैसे 7 रंग जो हैं आपकी रेनबो में होते हैं, धनक में, जो आसमान में बारिश के बाद बनती है। आपने उसमें 7 रंग देखे हैं ना, तो होता क्या है कि जब बारिश हो जाती है तो फ़िज़ा में जो उसके बुखारात हैं वो इकट्ठे होते हैं। जब सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं तो वो उन बुखारात से टकराने पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वो लाइट रेज स्प्लिट हो जाती हैं और वो बिखर कर एक बैंड बना देती हैं, एक मुख्तलिफ़ कलर्स की बैंड बना देती हैं, पट्टी बना देती हैं, जिसे हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक जो है ना प्रिज्म आपको पता होगा, प्रिज्म एक क्रिस्टल शेप का एक कह लें स्ट्रक्चर होती है जो फिज़िक्स में प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास एक प्रिज्म हो और उसके अंदर जैसे ही लाइट पास करेंगे ना वो सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट करेगा, बल्कि वो मतलब उसको असल रास्ते से लाइट रेज़ को मोड़ देगा, बल्कि वो उसको डिफरेंट लाइट रेज़ में स्प्लिट भी कर देगा, तोड़ देगा। आपको डिफरेंट कलर की वो जो लाइट रेज़ हैं वो निकलती हुई महसूस होंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसा काम करें कि एक गिलास पानी का लेकर उसमें हल्का सा आप ऑयल मतलब डाल दें, तो ऑयल सरफेस पे रहेगा। अब आप उसको ज़रा धूप में ज़रा थोड़ा सा रखेंगे ना और ज़रा साइड से करके या नीचे होकर ज़रा देखेंगे ना, तो आपको ऑयल की सरफेस पे डिफरेंट कलर की लेयर्स नज़र आएंगी, डिफरेंट कलर्स फ्लो करते हुए नज़र आएंगे, फ्लॉट करते हुए नज़र आएंगे ऑयल की सरफेस पे। तो वो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे लाइट रे पड़ी किसके ऊपर, उस ऑयली सरफेस के ऊपर, तो ऑयली सरफेस की वजह से वो लाइट रे स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई और वो डिफरेंट तरह के हमें कलर्स उसके अंदर नज़र आना शुरू हो गए। तो ये वो 7 कलर्स होते हैं जो हमारी लाइट रे होती है, सनलाइट के अंदर 7 कलर्स हैं। तो उनको याद रखने के लिए एक सिंपल वर्ड है विबगायर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। समझ आ गई? अब देखो बेटा, हर लाइट रे की ख़ास वेवलेंथ होती है, हर लाइट रे की ख़ास इफेक्टिवनेस होती है, एक ख़ास असर होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे कुछ ज़माना पहले घरों में छत पे हम एंटीना लगाते थे, ठीक है ना, तो एंटीने को क्या करते थे हम, नीचे से बैम्बो से घुमाते थे। तो क्या होता था कि वो हवा में से सिग्नल रिसीव करता था और फिर हमारे पास नीचे टीवी पे जो हम कोई चैनल थे वो हमें मतलब नज़र आता था। ठीक है, अगर वो सही नहीं आ रहा तो हम उसको दोबारा जाके छत से रोटेट करना शुरू कर देते थे। तो क्या होता है कि जैसे हवा में से एंटीना क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स के सिग्नल्स को कैच करता है, सेम इसी तरह से हर लाइट रे की भी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। जैसे हर टीवी चैनल की एक ख़ास वेवलेंथ है, ख़ास फ्रीक्वेंसी है, सेम उसी तरह से हर लाइट रे की भी ख़ास फ्रीक्वेंसी है, ख़ास वेवलेंथ है, और हर एक का फोटोसिंथेसिस में भी एक अलग रोल है। ये बात भी याद रखिएगा। समझ लगी बात की? जैसे मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है और उसको आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है। वायलेट लाइट का एक अलग असर है, इंडिगो लाइट का अलग असर है, ब्लू का अलग, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, हर एक लाइट का अलग इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने में। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरोफाइल्स की। यहाँ पर आपको लाइट का तो क्लियर हो गया होगा कि हर लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, वो पहली बात तो ये है कि वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर मौजूद है। ये जो ग्रीन से कलर की आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स है, जो पत्तों के अंदर थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर, और उनके ऊपर ये जो रेड कलर के सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बिल्कुल एक एंटीने की तरह काम करते हैं। ठीक है, किस तरह से कि आमतौर पर जो हमारे पास टेलीविज़न्स के लिए एंटीना होता है वो तो हवा में से सिग्नल कैच करता है ना, तो इन एंटीनास का, इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो एंटीना की तरह काम करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये सनलाइट रेज़ को अब्जॉर्ब करते हैं, ये सनलाइट रेज़ को कैच करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हर इंटेंसिटी के, हर मतलब लाइट के लिए हर लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है, उसकी नेचर भी अलग है, हर लाइट की पावर और उसकी इफेक्टिवनेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो भी अलग अलग है। तो बेटा इनको अब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग हैं। यानी वायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करेगा वायलेट क्लोरोफिल, इंडिगो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा जो इंडिगो क्लोरोफिल होगा,
ब्लू को ऑब्जॉर्व करेगा ब्लू क्लोरोफिल, ग्रीन को ग्रीन, येलो को येलो, ऑरेंज को ऑरेंज और रेड को रेड। यानी हर लाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए उसकी वेवलेंथ के हिसाब से काम करने के लिए क्लोरोफिल भी है। यानी अगर वायलेट लाइट है उसकी ख़ास फ्रिक्वेंसी है तो उसको उस फ्रिक्वेंसी के लिहाज से वैसा ही क्लोरोफिल है जो सिर्फ उसी को ऑब्जॉर्व करेगा। इंडिगो लाइट की एक फ्रिक्वेंसी है तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए उसी तरह का एक क्लोरोफिल मौजूद है, जो इंडिगो क्लोरोफिल कहेंगे उसको हम कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो इंडिगो कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। इस तरह से जो ब्लू क्लोरोफिल है वो ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। तो हर क्लोरोफिल एक ख़ास लेवल रखता है अपनी मुतलका कलर की लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करने में। ठीक हो गया बेटा। अब फोटोसेंसिस के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेड और ब्लू लाइट्स होती हैं। ये फोटोसेंसिस के प्रोसेस में सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। रेड और ब्लू लाइट्स फोटोसेंसिस के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्राइव करती हैं और ग्लूकोज को बनाने में अहम किरदार है। यानी प्लांट्स को फोटोसेंसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए इन दो लाइट्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा मेन की रोल प्ले करने वाली लाइट्स भी ये दो हैं, रेड और ब्लू। अब ज़रा गौर से सोचें, अगर रेड और ब्लू लाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फोटोसेंसिस को चलाने के लिए तो इनको ऑब्जॉर्व करने वाले जो क्लोरोफिल होंगे, जो रेड और ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाले क्लोरोफिल्स होंगे, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी बाकी क्लोरोफिल्स के मुकाबले में क्या होगी? ज़्यादा होगी। इज ए क्लियर? बाकी क्लोरोफिल्स का भी रोल है लेकिन सबसे ज़्यादा रोल किसका अहम होगा? रेड और ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। इज ए क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये अब आपको पता चल चुका है कि क्लोरोफिल क्या है और लाइट्स क्या होती हैं, क्लोरोफिल की टाइप्स क्या होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया है। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आपस में एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो उनको हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए में कौन कौन है? क्लोरोफिल ए में दो हैं, एक रेड क्लोरोफिल और एक ब्लू क्लोरोफिल। बाकी इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको ग्रुप किया जाएगा क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल ए के अंदर दो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक रेड क्लोरोफिल और एक ब्लू क्लोरोफिल, जो रेड और ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इज ए क्लियर? तो लिहाजा आप इस तरह से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कह सकते हैं। पिगमेंट कहते होते हैं रंगदार मादे को। इज ए क्लियर? जैसे इन्हें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भला क्यों कहा गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोसेंसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए रेड और ब्लू लाइट चाहिए होती है। दैट इज़ वाई इनको उन लाइट्स को ऑब्जॉर्व करने वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को भी ज़्यादा फजीलत हासिल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इस वजह से उनको हम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स कहेंगे। समझ आ गई बात की जी? अच्छा, अब जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप असेसरी पिगमेंट्स भी कह सकते हैं, यानी जो अजाफी हैं। इनका भी किरदार है फोटोसेंसिस में, लेकिन आप यूँ समझ लें कि कोई 80-90% क्लोरोफिल ए का है और कोई 10 से 20% क्लोरोफिल बी का है। तो लिहाजा इनको आप असेसरी पिगमेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। इज़ ए क्लियर जी? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।